मेरा एक मोर और लेस इससे जुड़ा हुआ सवाल है सर। वैसे तो समय नहीं है कि इतिहास में जाने का। 71 में किस खुशफहमी में हमने अपना पड़ोसी बदला, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, और वो राष्ट्र हमको जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान है उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आप देखें पंजाब बॉर्डर स्टेट, कश्मीर बॉर्डर स्टेट, बंगाल बॉर्डर स्टेट, इन तीनों बॉर्डर स्टेट के अंदर इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद ने जिस तरीके से पैर पसारे हैं वो अब हिंदुस्तान के सेंट्रल इलाकों में आने लगा है। मेरा आपसे कहना यह है कि एक लंबे समय तक भारत में भी एक ऐसी सरकार रही जो एक इटालियन महिला माफिया यहाँ मौजूद है, उसने सब कुछ कराया। आपको याद है कि सीए का जो मामला था उससे पहले उसने किस तरीके से रामलीला मैदान में ये कहा कि अब सड़कों पे आना होगा और लड़ाई आर पार की होगी। तो सीए के माध्यम से इस देश के अंदर क्या हुआ, फिर आपने देखा कि यहाँ आपके खालिदा जिया मौजूद और ममता बनर्जी, इन तीनों महिलाओं का अगर आप एक तरीके का बिहेवियर देखें तो मैं समझता हूँ कि जो तालिबान आज अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं ये साइलेंट एग्रेसिव तरीके से ये दिल्ली में भी जिहाद हो रहा है, क्योंकि पूरा दिल्ली आपने रोहिंग्या से घेर लिया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 5.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान भारत में इलीगल रह रहे हैं। और तीसरी बात, ये जिस तरीके से यकायक नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि बंगाल में चुनाव के बाद आपने, मुझे याद है कि आपने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए जितने भी रेडिकल्स थे बांग्लादेश के, वो सब बड़ी तेजी से यहाँ आए और वो ममता के लिए उन्होंने काम किया। उस चुनाव के बाद जो मास किलिंग हुई, जो मास रेप हुए, जितनी चीज़ें आज हो रही हैं उतनी चीज़ें करीब करीब तब हुई। क्या इस पे भारत राष्ट्र और भारत सरकार की चुप्पी या भारत के अंदर कोई काउंटर प्रतिक्रिया न होना और सिर्फ अल्फाजों से बातों को कहना, इससे उन ताकतों को बढ़ावा मिला? क्या भारत कोई बैकफुट पर है? क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलात में कुछ अपनी बड़ी जगह पाने के लिए इस पे चुप्पी साधे हुए है? कैसे मुमकिन है कि कश्मीर में जो कश्मीरी मुसलमान नहीं, जो कश्मीर के अंदर लोकल कश्मीरी नहीं है, जो बाहर का कश्मीरी है, उसकी हत्या हो रही है? वहां पासवान की भी हत्या होती है, वहां पंजाबी कौर की भी होती है, और वहां दीपक शर्मा की भी हत्या होती है। और बंगाल के अंदर भी वही तरीका है, वही उसी तरीके का आप अपना रहे हैं जो आपने अभी बंगाल भारत के में किया, वही बांग्लादेश में हो रहा है। तो तीनों चारों जगह एक ही कैरेक्टर है। क्या सरकार की चुप्पी या सरकार की क्या मजबूरी, मैं नहीं जानता, या सरकार या और खासतौर से समाज की चुप्पी? हमारे देश में उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए बांग्लादेश में एक तरफा कत्लेआम जो हो रहा है, एक तरफा पलायन जो हो रहा है, एक तरफा, और वहां तो वो भी पकड़ा गया जिस आदमी ने कुरान शरीफ को कहीं हनुमान मंदिर में जाके रखा। तो अब आपने खुद ही रखा और खुद ही दंगा किया, तो हिंदुओं को मारने के लिए आप कोई रीजन चाहिए था? कल तस्लीमा नसरीन को मैंने सुना, वो बार बार यही बात कह रही थी कि वो तो वहां का पुराना इतिहास रहा है, हमने नहीं समझा या हम नहीं समझना चाहते, ये हिंदुस्तान की सरकारों की प्रॉब्लम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते सर? नहीं, आपने सबसे पहले सोनिया गांधी का जिक्र किया, तो आपको मैं बता दूं, और शायद ये विश्लेषण पहले कभी किसी ने नहीं किया है, कि ये पूरे जो जिहादी नेटवर्क है, इसका जो आइडियोलॉजिकल सरगना है वो है पाकिस्तान। और जो आइडियोलॉजिकल सरगना या आप फिजिकल भी उसके कर दे, और आइडियोलॉजी आपको मालूम है शुरुआत जमायत इस्लामी से हुई थी और पूरा ये देवबंद से निकला। तो देवबंद के बाद बहुत सारे मतलब अलकायदा और ये सारे लोग ग्लोबल जिहादी विचारधारा वाले ये लोग थे। और आपको मालूम है कि मदूदी का क्या रोल था इसमें। मदूदी ने तो वो जाना ही नहीं चाहता था पहले वो पाकिस्तान। वो कहता था पाकिस्तान बनाना सबसे बड़ी भूल होगी हमारे, हमको तो पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है। जी। तो हम तो अगर ये तो हम टुकड़ों में बट जाएंगे। जो इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उसका कहना था कि हम टुकड़ों में बट जाएंगे, इसलिए हमको पाके, लेकिन वो चला गया, बेशरम आदमी चला गया जी वहाँ पे। सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया, तो देखिए ये
किस तरीके से हमारे राजनीति को पाकिस्तान की आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करती है। आपको मालूम है कि 26 से 11 यहाँ के पॉलिटिशियंस ने मिलके उस पे तो आपने नो द इंटरनेशनल किताब में पूरा जी, चैप्टर जी, लिखा है लुटियंस सर, पूरी अब तो पूरे हिंदुस्तान को ये मालूम है। यस यस, वो तो आपने बड़े तो विस्तार वो से उस समय आपको मालूम है चुनाव होने वाले थे 2009 में, ये चाहते थे कि हमेशा के लिए ये बीजेपी जो है वो ख़त्म हो जाए, आरएसएस की साजिश बना दें। और मैडम का जो रूल है, जो हमारी इटालियन मैडम जो है, उनका रूल जो है वो चलता रहे, परपेचुअली चलता रहे। अब आपको बाकी उसकी सिर्फ पूरा उसका इतिहास और ये मालूम है। एक लाइन, क्योंकि आपने सोनिया गांधी की जिक्र किया, एक लाइन जोड़ता हूँ। 1992 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी हुई है जिसका जिक्र नहीं होता है। उस ट्रीटी का नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। इसका मतलब यह है कि बॉर्डर पे जो सेना खड़ी हुई है, जो बीएसएफ है, वो गोली नहीं चलाएगी। तो मुझे लगता है कि भारत में जो सत्ता में 1992 में लोग सेंटर में थे, उन्होंने समझे तो को किया ही शायद इसलिए कि वहां से जो लोग आते हैं उस पे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गोली नहीं चला सकती, और हजारों लाखों में वहां से लोग आते हैं। ये एक मैंने आपको जोड़ा क्योंकि उस वक्त इसी मोहतरमा की हुकूमत थी। तो ये 2008 का वक्त था, 2009 में चुनाव थे, तो ये 26 से 11 करवाया गया किसी को कुर्सी पे बैठाने के लिए और ताकि सारे ऑपोजिशन को ख़त्म करने के लिए। अब इसी समय देखिए आईएसआई का बांग्लादेश प्लान, जनवरी 2009 में जब वापस आ जाती है शेख हसीना, तो बड़े परेशान हुए ये पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट वाले, मिलिट्री वाले। इन्होंने उसी समय इसको असैसिनेट करवाने की कोशिश की। और आपको मालूम होगा कि जो इनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो है बांग्लादेश राइफल्स थी। जी जी। और मेरा उनसे काफ़ी ताल्लुकात रहा है बांग्लादेश राइफल्स से। वहाँ पर ये किसी तरह से जो इस्लामिक जिहादी जो थे उसमें घुस गए, आईएसआई ने घुसा दिया। और एक बहुत बड़ा एक मतलब वहाँ पे एक म्यूटिनी टाइप हुई। कोई 57 टोटल 74 लोग मारे गए थे। 57 आर्मी ऑफिसर्स और डेपुटेशन पे जाते थे बांग्लादेश राइफल्स को, वो उस पे वो जाते थे, उनको मारा गया। जो उसका जो चीफ जो था, जो हेड थे, जो डायरेक्टर जनरल, वो मारा गया, उनका डिप्टी मारा गया, कई सेक्टर कमांडर्स, करीब 16 सेक्टर कमांडर्स मारे गए। और वो एक्चुअल टारगेट थी शेख हसीना। आप समझ रहे हैं? अब शेख हसीना किसी तरह से, जैसे यहाँ अजमल कसाब ने बचा दिया, वो भी ऐसे ही प्रोविडेंस के कोई के कारण वो बच गई, लेकिन उनको भी असैसिनेट करने का पूरा इन्होंने ये कर लिया था। तो उन्होंने फिर उसका नाम ही बदल दिया। इसका बाद में पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। तो वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्स जो है उनका, वो बहुत अहम है क्योंकि आपका जो 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ तो पूरी उनकी सेना, कंट्री छोटा है लेकिन हमारे साथ बॉर्डर बहुत बड़ा है, 5 स्टेट्स के साथ है। एक मतलब 5 स्टेट, हमारे 5 स्टेट के साथ उनका ये है। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब रेजीम चेंज करने के लिए आपने देखा कि 26 से 11 करवाया गया कोशिश। वहाँ शेख हसीना को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। और फिर आपको मोदी साहब जब आए तो उनको आपने देखा किस तरह से उनको असैसिनेट करवाने, इशरत जहां भी आई, सोहराबुद्दीन भी आया, पटना में भी। तो ये और अफगानिस्तान में आपने देखा किस तरह से इन्होंने तालिबान को इंस्टॉल किया है। तो लोग, इस हमारे देश के लोग इस बात को समझ लें कि
जिहादिज़म को कैसे कैलिब्रेट करना है, मैंने पहले भी ये बात कही, इससे पाकिस्तान से ज़्यादा कोई नहीं समझता है। और अब ये सत्ता बदलने की ख्वाहिश रखता है, कुछ क्षमता भी रखता है। और ये मुझे किसी कोई बात का शक नहीं है कि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल और महाराष्ट्र दोनों में, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा ये मैनिपुलेशन है। तो आप देख लीजिए, ये आप टाइमिंग देखिए, आपको मैंने दोनों का पैरेलल बता दिया, वो 2008-2009 का जो वहाँ हुआ और यहाँ हुआ। अब है क्या साहब कि इसीलिए हमारी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो जितने जिहादी वहाँ से भगाया शेख हसीना ने, और शेख हसीना ने का एक अपना पर्सनल कारण भी है, आप समझ रहे मेरी बात, क्योंकि शेख हसीना के आंखों के सामने उनके फादर की हत्या हुई थी। उनका छोटा भाई एक बहुत छोटा भाई था, उसको भी वो चीज़ अभी भी वो दर्द के साथ जी रही है वो। तो उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि जमायते इस्लामी, जिसने बंगालियों का नरसंहार किया था, उसको हमको खत्म करना है। और जो खालिदा जिया जो है, वो जमायते इस्लामी को आपको मालूम है कि वो उनके तो वो कोalition सरकार में थे, वो तो मंत्री जो था वो निज़ामी था, निज़ामी को भी इसने फांसी दिया बाद में 2014 में। तो जमायते इस्लामी ने आपको बताया कि 71 की लड़ाई में 2 ब्रिगेड, यही लोग जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं, इन्होंने साहब उस समय भी हिंदू महिलाओं का रेप किया था, मुसलमान महिलाओं का भी वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबियों के से और पठानों से उनका रेप करवाया था, यही जमायते इस्लामी। तो जब वो उनके खिलाफ हो गई, ये जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये सब जमायते इस्लामी इंडिया, जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जमायते इस्लामी बांग्लादेश, सब एक है, सबके तार एक ही, सब तार है। और उसी से ये सब निकला, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, मतलब ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है जमायते इस्लामी। अफगानिस्तान में भी रेडिकलाइजेशन सबसे पहले जो शुरू करवाया था पाकिस्तान में, जमायते इस्लामी के द्वारा। उसके बाद कई निकल गए, बिकॉज आप तो पाकिस्तान में आप रहे हैं, मदूदी का आप तो जानते हैं कि कितना बड़ा वो है, बहुत बड़ा। हाँ, तो वो तो अल्लाह मियाँ है पाकिस्तान का, ठीक है ना, बहुत ही इज द रियल फादर ऑफ नेशन। तो हुआ क्या साहब कि जब वो वापस आई शेख हसीना, तो उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और इंटरनेशनल क्राइम एक वो ट्राइब्यूनल इसने बनाया, एक ट्राइब्यूनल में इनको ट्राइब्यूनल में एक मुल्ला करके था जो हेड ऑफ जीआई, उसको फांसी की सज़ा मिल गई। वो अल बदर ब्रिगेड का वो हिस्सा था, ठीक है। एंड ही वाज, और उसके बाद एक निज़ामी उसका डिप्टी था, मिनिस्टर भी था इसका खालिदा जिया का, उसको भी फांसी दी गई। अब इस निज़ामी ने, आप सोचो कि एक 2004 में कोई 10 ट्रक चिटागोंग के एरिया में पकड़े गए थे, 10 ट्रक हथियार से भरा हुआ, और वो इतना बड़ा ज़खीरा था कि मतलब मुझे कहता है वो तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में आग लगा दे सकती थी। 5000 राइफल है, 27,000 ग्रेनेड, 840 रॉकेट लॉन्चर, 300 रॉकेट्स, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, एंड लैक्स राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन। और वो सब ये शख्स करवा रहा था, ये निज़ामी। तो इसको फांसी की सज़ा दी गई। अब हुआ क्या कि ये सब भागने लगे। फिर जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश था, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जब ये सब कार्रवाई जब शुरू हुई थी, तो 2005 में पुष्पेंद्र जी, मेरे को याद है कि 64 जिलों में से 63 जिलों में इन्होंने एक साथ बम धमाके गए, 500 बम धमाके पूरे बांग्लादेश में।
500 बम धमाके विद इन 30 मिनट्स। तो इसने उस पे उसको बैन किया, उनके भी लोगों को, वो बंगला भाई वगैरह लोग को लटका दिया इसने। अब ये सारे तत्व जो शेख हसीना के द्वारा भगाए गए थे, उसको ममता ने गले लगा लिया। यहाँ इस्तेमाल हुए फिर वो यहाँ इस्तेमाल हुआ और उन्होंने वही किया जो आज बांग्लादेश ठीक में है। तो आज आप बात तो आपको समझ में आएगी नहीं कि किन तत्वों के साथ ये ममता बनर्जी के वहाँ पे ताल्लुकात तो किन के बल पे सत्ता में आई है, किन के बल पे सत्ता में आई है। और दूसरी बात कि ये वही ममता बनर्जी है आज ये पूरे बांग्लादेश को लेके, ये नरसंहार को लेके ये चुप है। 2008 में आप देखना, ये ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और इस महिला ने कहा था कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर सही निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं, आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा। तो ये बहुत बहुत बुरा नेक्सस है साहब।